नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेज में। हम लोग कल के क्लास में आप अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अच्छे से समझ लिए थे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अच्छे से स्टडी कर लिए थे और अच्छे से समझ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समिति पुनः राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इसमें किसका किसका कितना योगदान था, ये सब अच्छे से हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं अच्छे से। भाग 1, भाग कौन सा था? भाग फर्स्ट। इसको एक बार रिवीजन करा देते हैं, रिवीजन कर लीजिए। और जो लड़के नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाकर उसको देख लें, अच्छे से उसमें समझाया गया है। इस पर आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या था? अनुच्छेद 1 में था भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। जो भी राज्य अगर भारत में जुट गया, मिल गया, तो वो भारत से अलग नहीं हो सकता। उसी को कहते हैं संघ। क्या कहते हैं? संघ, यानी यूनियन। भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है, यानी संघ है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद फर्स्ट में। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 1 में। इतना समझ गए। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल आपको 2 बताए थे कि इसमें विदेशी कोई क्षेत्र है या कोई राज्य का टुकड़ा है या छोटा कोई कंट्री है, अगर वो भारत में मिलना चाहे तो क्या मिल सकता है? क्या कर सकता है? भारत में मिल सकता है। किसके अनुमति से? संसद की अनुमति से। संसद साधारण बहुमत से किसी विदेशी राज्य के टुकड़े या कंट्री को अपने देश में मिला सकती है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से। तो क्या इसमें अगर राष्ट्रपति मना करते हैं तो संसद उसमें बाध्य है? नहीं है। संसद अपनी मर्जी से भी काम कर सकती है। राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना देती है कि मैं इस कंट्री को, इस विदेशी टुकड़े को अपने देश में मिलाना चाहता हूँ। इतना आप समझ गए। अनुच्छेद 3 में क्या था? अनुच्छेद 3 में था कि भारत में जितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। 28 राज्य या केंद्र शासित 8 जो राज्य हैं, इसमें आर्टिकल 3 के अनुसार उसमें नाम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। संसद कौन चेंज करेगा? संसद नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात कि वो राज्य को क्षेत्रफल, राज्य का क्षेत्रफल या छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राज्य का क्षेत्रफल छोटा या बड़ा कर सकते हैं। किसी भी राज्य को कितना वो टुकड़ा में कर सकते हैं। कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। इसमें भी क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, चाहे राष्ट्रपति अनुमति दें या न दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसद अपना कार्य कर सकती है। इतना आप समझ गए। किसमें था? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 बताए थे आपको कि अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 2 और 3 आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। क्यों बाहर रखा गया है? इसको भी आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि इसमें आर्टिकल 368 में कहा गया है कि अगर कोई भी कार्य करना हो तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना वो कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि विदेशी भारत में मिल सकते हैं। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि कोई भी राज्य में, कोई अपने जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उसका राज्य, उसकी नाम परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसमें कहा गया है? आर्टिकल 3 में। बिना उस राज्य के अनुमति से भी आप क्या कर सकते हैं? उस राज्य का नाम चेंज कर सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है? संसद। अगर इस दोनों आर्टिकल को 368 में रखा जाता तो इसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप कर सकते थे। क्या कर सकते? राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप कर सकते थे। लेकिन जब इससे बाहर रखा गया है तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इतना आप समझ गए। तो इसको हम कल आपको अच्छे से समझा दिए थे। जो बच्चे वीडियो कल का नहीं देखे हैं वो जाकर उस वीडियो को देख लें और अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए,
चलिए आज क्लास लेते हैं राज्यों का पुनः गठन। क्या है? राज्यों का पुनः गठन, या लिख सकते हैं पुनः गठन, चाहे इसी तरह भी लिख सकते हैं पुनः गठन। राज्यों का पुनः गठन, पुनः गठन, ठीक है। चलिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब हुआ आज़ाद? 1947 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो गया। क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो गया। 1947 में क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच अंग्रेज़ों ने बंटवारा कर दिया। किसने किया? अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने की। ब्रिटिश सरकार का कहना ये था कि जितने भी देशी रियासतें हैं हमारे भारत में, कितने देशी रियासतें थीं, जैसे देखिए समझिए क्या है? भारत। इसमें कितनी देशी रियासतें थीं? 552 देशी रियासतें थी हमारे भारत में, जो भौगोलिक रूप से किस में आती थी? भारत के अंदर आती थी। 552 रियासतें, देशी रियासतें। और पाकिस्तान में, जो यहाँ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 103 देशी रियासतें हैं। कितनी हैं? 103 देशी रियासतें हैं। और भारत में कितने हैं? 552 देशी रियासतें। जो 552 देशी रियासतें थी उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसली का मतलब होता है कि जो देशी रियासतें थे वहाँ पर राजाओं का शासन था। किसका शासन था? राजाओं का शासन था। और समझिए, आगे देखते हैं आप। यहाँ पर 500, हमारे पूरे देश में कितने रियासतें हैं? 552 रियासतें। और हमारे देश में भारत और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 103 देशी रियासतें कहाँ आ गई? पाकिस्तान में। और भारत में कितने देशी रियासतें थीं? 552। इतना आप समझ गए। जो 552 देशी रियासतें थीं वो भारत के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में टूटी हुई थी। इतना समझ गए, टूटी हुई थी। देखिए, जो भारत था, जो 552 देशी रियासतें थीं, इनको एकीकरण करने के लिए, एकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करने के लिए, किनको एक समिति बनाई गई। उस समिति में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पहले थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। दूसरे व्यक्ति थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। जो वीपी मेनन थे उस समय के आईएएस अधिकारी थे। क्या थे? उस समय के आईएएस अधिकारी थे। और सरदार पटेल थे, क्या थे? उस समय के गृह मंत्रालय, इन्हीं के अंतर्गत आता था। और माउंटबेटन क्या थे? इसमें पाकिस्तान में जो 552 रियासतें थे इनको इकट्ठा करने में इन तीनों व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। देखिए, हमारे देश में 552 देशी रियासतें थीं। कितनी थी? 552 देशी रियासतें। इसको इकट्ठा करने के लिए, यानी एकीकरण करने के लिए, एकजुट करने के लिए, भारत में मिलने के लिए, इनको कुछ न कुछ लोग तो आसानी से भारत में मिल गए। इसको इकट्ठा किया गया, सदस्य बनाया गया, समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? समिति बनाई गई। उस समिति में सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन क्या थे? 3 लोग समिति थी। इन 3 लोगों को दिया गया था कि आप सभी लोग, जितने 552 देशी रियासतें हैं, उन सभी को एकीकृत करिए, यानी एकीकरण कीजिए, इकट्ठा करिए। तो ये लोग 552 देशी रियासतें को 549 देशी रियासतों को इकट्ठा कर लिए। कुछ लोग तो आसानी से आके भारत में मिल गए। कुछ लोग ये कहे कि हमको, मेरा जो, मान लीजिए जो शासक थे
जैसे अजमेर के शासक हैं, कौन है? अजमेर के शासक। अजमेर के शासक हो गए, गुजरात के शासक हो गए, अलग अलग जो शहर थे, सिटी थी, वहाँ के अलग अलग शासक थे। जहाँ के शासक थे उन लोगों की मांग थी कि जो हमारा महल है उस वहाँ महल हमारा रहेगा क्या, जो जैसे जो महल है हमारे से अजमेर का किला है, वहाँ के जो शासक थे वो कहते कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, बाकी आप सब अपने देश में मिला लीजिए। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसे करते करते आसानी से 549 कितना 549 देशी रियासतें भारत में मिल गई। किसमें मिल गई? 549 देशी रियासतें भारत में आसानी से मिल गई। 3 देशी रियासतें जो थी वो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं हुई थी, जिनको बलपूर्वक मिलाया गया था। कैसे मिलाया गया था? बलपूर्वक मिलाया गया। तो वो 3 देशी रियासतें कौन कौन थी उसको देख लीजिए। पहले जो देशी रियासत थे वो था जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन था? जूनागढ़। कौन था? जूनागढ़। तीसरा कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। तीसरा कौन था? हैदराबाद। पहला कौन था देशी रियासत? जम्मू कश्मीर, जो भारत को मिलने तैयार नहीं था। दूसरा कौन था? जूनागढ़, ये भी भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। और तीसरा था हैदराबाद, ये भी भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि इसलिए तैयार नहीं थे क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था तो उन्होंने एक शर्त रख दिया था कि जो भी शासक हैं, देशी रियासतें हैं, जो भी अपना स्वतंत्र हो सकते हैं, या तो भारत में मिल जाएं या तो पाकिस्तान में मिल जाएं, या तो अपने आप अपना स्वतंत्र एक देश बना लें। ऐसे उन्होंने शर्त रख दिया। तो जो 549 देशी रियासतें भारत में मिल गई, 103 देशी रियासतें पाकिस्तान में मिल गई। जो ये 3 देशी रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों देशी रियासतें अपने स्वतंत्र देश के लिए मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। जैसे जो हैदराबाद है यहाँ पे था, यहाँ पर जो एक मद्रास था, इतना बड़ा जो मद्रास था वो भारत में मिल चुका था। और जो बीच में ये तेलंगाना जो राज्य है, ये बीच में पूरा वो हैदराबाद था। क्या था? हैदराबाद। ये जो बीच में अपने स्वतंत्र देश का मांग कर रहा था, बीच में हमारे देश में स्वतंत्र देश का मांग करता है। बताइए वो कैसे हो सकता है कि बीच में वो स्वतंत्र देश का मांग कर रहा है? उसको साइड में भारत में मिला, इधर भी लोग भारत में मिल गए हैं, इधर से भी लोग भारत में मिल गए हैं। ये सभी लोग बीच में स्वतंत्र देश का मांग कर रहा था। और जो यहाँ पे जूनागढ़ था, गुजरात में जो जूनागढ़ था, वो तो जनमत यहाँ के जो शासक थे वो निजाम थे, नहीं सॉरी, यहाँ के जो शासक थे वो कहते थे कि वो यहाँ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे। कौन थे? मुस्लिम। और जो यहाँ की जनता थी वो हिंदू थी। कौन थी? यहाँ की जनता हिंदू थी। और जो यहाँ के शासक थे वो क्या थे? मुस्लिम। ये कहते थे कि हम लोग पाकिस्तान में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पाकिस्तान में। तो ये बताइए, यहाँ जो यहाँ के एरिया था, कच्छ के एरिया, ये हिंदुस्तान में मिल गया था। ये जो एरिया है ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएगा पाकिस्तान में? बीच वाले एरिया कैसे मिल जाएगा? वो साइड में एरिया रहता तो उसमें कुछ विचार भी किया गया होता, लेकिन वो कैसे बीच में कैसे मिल जाता? वो नहीं मिल सकता था। ये तीसरा जम्मू कश्मीर, ये आपका था पूरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। वो हिंदू शासक थे और वहाँ की जो जनता थी वो मुस्लिम थी। यहाँ पे क्या आपको पता है, यहाँ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी। उसी के जस्ट उल्टा उस यहाँ पे क्या है, वहाँ के शासक थे जम्मू कश्मीर के हरि सिंह, जो हिंदू थे, वहाँ की जनता क्या है? मुस्लिम। इतना समझ गए। हरि सिंह के एक प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री जो सलाह देते हैं, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला हरि सिंह के मन में कान में ये भर चुके थे, ये हमेशा उनको कहते थे कि मिलने से अच्छा है कि आप सीएम, जैसे मान लीजिए वो मिल गए होते तो वो एक राज्य बन जाता, और राज्य बनता तो वहाँ के वो हरि सिंह क्या होते? सीएम होते कि नहीं होते? होते, जाहिर सी बातें होते। इसलिए वहाँ के जो शेख अब्दुल्ला थे वो चालाकी क्या किए को हरि सिंह के मन में हमेशा कान में भरते रहते थे कि सीएम बनने से अच्छा है कि एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री बन जाइए।
आप अपना स्वतंत्र देश का मांग कीजिए, आंदोलन कीजिए। तो वो भी क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे, स्वतंत्र देश का मांग करने लगे। इतना आप समझ गए। इसको ना हो तो एक बार रफ कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। चलिए कहाँ तक थे, यहाँ तक जम्मू कश्मीर देश और जूनागढ़ और हैदराबाद। इतना आप समझ गए कि कौन कहाँ पर था हैदराबाद। ये मान के चलिए हैदराबाद, ये जूनागढ़ है, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। ये तीनों देशी रियासतें भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे, जिनको बलपूर्वक मिलाया गया। अब इनको कैसे बलपूर्वक मिलाया गया उसको देख लेते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं जूनागढ़ को। किसको देख लेते हैं, जूनागढ़। जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया। जो जूनागढ़ था उसको जनमत संग्रह के कारण भारत में मिलाया गया। किसमें मिलाया गया, जनमत संग्रह के कारण भारत में मिलाया गया। अब जनमत संग्रह क्या है, वहाँ की जो जनता थी क्या थी, हिंदू। जो वहाँ के शासक थे वो क्या थे, मुस्लिम। तो वहाँ की जनता से ये लिखवा लिए थे, सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा लिए थे कि आप भारत में मिल जाइए, आपको हर एक सुविधा दी जाएगा। जो संविधान है वो बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, बहुत अच्छा ढंग से है, लोकतांत्रिक है, आप लोग का ही शासक होगा। इतने सरदार पटेल ने सभी लोग को समझाया वहाँ पे, तब वहाँ की जनता ने कहाँ पर मिल गए, भारत में मिल गए। लेकिन वहाँ के जो शासक थे वो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। जब वहाँ की जनता बौखलिया गई, मारने के लिए वहाँ के शासक थे, तो वहाँ के शासक भाग के कहाँ चले गए, पाकिस्तान। यहाँ के शासक भाग के कहाँ चले गए, पाकिस्तान। ये जो शासक थे ये कुत्ता बहुत ज़्यादा पालते थे। क्या पालते थे, बहुत ज़्यादा कुत्ता पालते थे। कुत्ते रखने की शौक़ थी इनके। यहाँ से जब वो भगे तो यहाँ से कई 200, 250, 300 कुत्ते यहाँ से ले गए थे वो। इतना समझ गए। तो वो बहुत अजीब शासक थे। चलिए किस जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, जनमत संग्रह कारण। ये तो आसानी से मिल गया। कौन मिला लिए, सरदार पटेल ने। दूसरी बात है, दूसरा कौन है, दूसरा है हैदराबाद। कौन है, हैदराबाद। जो हैदराबाद है इसको मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो की तरह हैदराबाद को मिला लिया गया। जो हैदराबाद था ये बहुत डिफ़िकल्ट एरिया था। यहाँ हैदराबाद, यहाँ के शासक कौन थे, निजाम। कौन थे, यहाँ के शासक निजाम थे, जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपना स्वतंत्र देश का मांग कर रहे थे। तो ऑपरेशन पोलो क्या है इसको समझिए। जब सरदार पटेल ने यहाँ पर सैनिक उतारने के लिए विचार कर रहे थे, तो जो हैदराबाद के शासक थे निजाम, उन्होंने यूएनओ में, कहाँ पे, यूएनओ में उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन या लिखित रूप से क्या कर दिए, एक कंप्लेन दे दिए यूएनओ में कि वहाँ पे हमारे ऊपर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटिश जो सरकार थी वो कहे थे हमसे पहले कि जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिल सकता है, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है वो पाकिस्तान में मिल सकता है, जो अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहता है वो स्वतंत्र देश बना सकता है। तो जब मैं स्वतंत्र देश बनाना चाहता हूँ तो ये हैदराबाद जो स्वतंत्र देश, सरदार पटेल ने मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं, सैनिक क्यों हमारे क्षेत्र में भेज रहे हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं भारत में मिलने के लिए। कौन कर रहे थे, निजाम, हैदराबाद के शासक। तो यूएनओ ने वहाँ से नोटिस दिया, किसको, सरदार पटेल को, गृह मंत्रालय को, कि नोटिस दिया कि उसमें सख्त ये लिखा गया था कि आप वहाँ अपने सैनिक को नहीं उतार सकते, वहाँ आप सैनिक नहीं ले जा सकते, वो अपना स्वतंत्र देश बना सकता है। तो यहाँ पर बहुत टेंशन में हो गए सरदार पटेल जी, क्या है कि वो बीच में कैसे अपना स्वतंत्र देश बना सकता है, दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया। जो सैनिक थे, आर्मी जो सैनिक थी, उनको पुलिस की वर्दी दी गई। क्या दी गई,
पुलिस की वर्दी देकर उनको पहनाया गया, पुलिस की वर्दी पहना दी गई। और पुलिस की वर्दी पहनाने के बाद एक ऑपरेशन रखा गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने जाकर हैदराबाद के निजाम इतना लोगों को इतना अच्छे से तोड़ा, इतना अच्छे से धोया, वो बेचारा क्या बताएं, भागने के लिए उनको जगह नहीं था। आखिर में लास्ट में निजाम और उनकी जो जनता थी वो आखिर में जाके लास्ट में क्या हुए, भारत में मिल गए। फिर यहाँ के निजाम यूएनओ में कंप्लेन किए कि हमको बहुत पीटा गया है, यहाँ की आर्मी हमको पीटी गई है। तो वहाँ फिर नोटिस आया कि सरदार पटेल आपको मना किया गया था कि आप वहाँ पर अपना सैनिक नहीं उतार सकते हैं, फिर भी आपने सैनिक उतारा है, ये नियम के विरुद्ध किए हैं कहाँ। तो सरदार पटेल ने कहा कि मैंने कोई सैनिक नहीं उतारा है, मैंने तो सिर्फ पुलिस भेजा था, पुलिस कार्रवाई द्वारा उनको मिलाया गया, आपने सैनिक माना किया था। लेकिन जो वहाँ की पुलिस थी वो कौन थे, सैनिक थे। वो क्या किए थे, सैनिक पुलिस की ड्रेस पहने हुए थे, बस सिर्फ इतना ही फर्क था। इतना समझ गए। तो हैदराबाद को किस तरह मिला लिया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत इसको बलपूर्वक मिलाया गया। किस तरह मिलाया गया है, बलपूर्वक मिलाया गया। इस क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया है, तो ऑपरेशन पोलो के तहत। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतना समझ गए, आगे समझते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है जम्मू कश्मीर। कौन है, जम्मू कश्मीर। यहाँ के जो राजा थे, राजा कौन थे, राजा हरि सिंह। कौन थे, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह के प्रधान कौन थे, अभी आपको बताएं, शेख अब्दुल्ला। इनके कानों हमेशा ये भरता था बात कि आप अपना स्वतंत्र देश का मांग करिए और आप अपने स्वतंत्र देश के क्या रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, आप सबसे ऊंचे पद पर रहेंगे। तो इन्होंने उस शेख अब्दुल्ला के बातों में आकर क्या किए, अपना स्वतंत्र देश का मांग किए। जब स्वतंत्र देश का मांग किए इन्होंने, अब देखिए इधर एक एक पॉइंट समझिए, 552 रियासतें थीं, कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई। जितना आसानी से हम बता रहे हैं उतनी आसानी से मिलाया नहीं गया है, बहुत दिक्कत झेली पड़ी है, आंदोलन हुआ है, मार काट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बाद जाके भारत में इकट्ठा हुआ है। इतना समझ गए, उसके बाद जाके भारत को इकट्ठा किया गया है, नहीं तो ये कभी बहुत टुकड़े थे। 552 जो ये पूरे भारत थे, इसको 552 टुकड़े में तोड़ दिए गए थे, अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। कितने टुकड़े में तोड़ा था, 552 टुकड़ों में तोड़ दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को ये मालूम था कि जितने टुकड़े होंगे उतनी भारत को इकट्ठा करने में मुश्किलें होगी, लेकिन भारत की ज़्यादा मुश्किलें नहीं हुई, मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन खास करके अंत में हम लोग को सफलता मिल ही गया। जब हरि सिंह तैयार नहीं हुए, पाकिस्तान भी इधर मांग कर रहा था हरि सिंह से। जम्मू कश्मीर के कौन शासक थे, हरि सिंह। इधर से हिंदुस्तान कह रहा था कि हमारे साथ मिल जाइए, सरदार पटेल जी कह रहे थे कि हमारे साथ मिल जाइए। इधर से पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे में आ जाइए। कौन कह रहा था, पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे में आ जाइए। यहाँ की जनता कैसी थी, मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो कैसे थे, हिंदू थे। तो इन्होंने कहा, जो यहाँ के शासक थे वो कहे कि ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना ही हम हिंदुस्तान में मिलेंगे, हम अपना स्वतंत्र देश की मांग करते हैं, हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से हिंदुस्तान तो छोड़ दिए, कहे कि ठीक है आपको हम बाद में देख लेंगे, आपको हम बाद में पहले और नीचों को देख लें, क्योंकि बहुत इधर भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इधर की जो एरिया था वो भी दिक्कत हो रहा था। इधर से क्या किया, जब पाकिस्तान ने सुना कि देख रहे हैं तो अपना स्वतंत्र देश का मांग कर रहा है, तो इधर से पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हिला दिया। किसको हिला दिया, आतंकवादियों को, घुसपैठियों को घुसपैठ करा दिया जम्मू कश्मीर में। वो घुसपैठिए जब आतंकवादी गए तो इतना वहाँ पे दंगा फसाद, गोली बारूद, इतना मार काट हुआ कि यहाँ के जो शासक थे, हरि सिंह, कौन थे, हरि सिंह, ये देखे वहाँ पे बहुत गंदी तरीके से वो आतंकवादियों ने मारते थे। क्या थे कि वहाँ के जो लड़कियाँ थीं उनको पकड़ कर जबरदस्ती उनको छेड़खानी करते थे, अलग अलग चीज़ें, वहाँ के लड़कियों को पकड़ ले जाते थे। ऐसे करते करते जब आगे बढ़ते गए, बढ़ते राजा हरि सिंह ने सोचा ये तो बहुत दिक्कत हो गई, तो उन्होंने किससे मदद मांगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। किससे मांगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने मदद मांगी।
मदद ये मांगी कि हमारे आपके हम साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ हम भारत में मिलना चाहते हैं, विलय पत्र पर सिग्नेचर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार आप सरदार पटेल जी से बात कर लीजिए। तो उन्होंने कहाँ गए, सरदार पटेल जी से बात किए। सरदार पटेल जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक ही शर्त पर आपकी मदद करूंगा, जब आप विलय पत्र पर सिग्नेचर करेंगे। विलय पत्र पर सिग्नेचर करने का मतलब ये था कि आप भारत में मिल जाएंगे, एक यूनियन बन जाएगा। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि अगर एक बार भारत में कोई राज्य मिल जाता है या कोई देश मिल जाता है तो वो अलग नहीं हो सकता है। तो ये क्या कर लिए, हरि सिंह, सरदार पटेल ने हरि सिंह से अपना विलय पत्र पर सिग्नेचर करा लिए। जब विलय पत्र पर सिग्नेचर करा लिए, जब विलय पत्र पर सिग्नेचर करा तो यहाँ पे हरि सिंह ने कुछ शर्तें रख दी। शर्तें क्या थी, शर्तें एक रख दिया कि 370 वहाँ पर रख दिए। अब जो 370 है उसको हम आगे बताएंगे डिटेल से। इतना समझ गए शर्त क्या थी उनके, हम डिटेल से आगे आपको समझाएंगे। जब यहाँ पर 370 उन्होंने रख दिया, तब सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, आपको हम अपनी सैनिक देते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक ब्रिगेडियर थे जिनका नाम था उस्मानी। क्या नाम था, उस्मानी। क्या नाम था, उस्मानी। इनको नौसेना का शेर कहा जाता है। किसका कहा जाता है, इनको नौसेना का शेर कहा जाता है, ब्रिगेडियर उस्मानी को। ये बहुत योग्य क्या थे, ये बहुत योग्य ब्रिगेडियर थे, बहुत योग्य सैनिक थे। इन्होंने क्या कहा, इनको पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, आपको हम क्या बना देंगे, सेनापति बना देंगे। लेकिन पंडित नेहरू जी ने कहा कि आइए, आपको हम यहाँ से आपको जाकर क्या करना है, लड़ाई करना है, वहाँ पे आपको आतंकवादियों को बाहर भगाना है, वहाँ से आपको आतंकवादियों को खदेड़ना है। तो उस्मानी ने, ब्रिगेडियर उस्मानी ने इस पाकिस्तान में न जाकर हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान में कहाँ गए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जब गए तो तब तक घुसपैठियों ने पूरा पीओके इतना ज़्यादा उन्होंने घेर लिया था, जिसको आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पीओके के नाम से जानते हैं। वही आतंकवादियों ने घिरा होता। अगर हरि सिंह ने पहले ही विलय पत्र प्रसारण कर दिए होते, आज हम लोगों का पीओके उतना नहीं होता। फिर भी आज उस समय के बाद आज भी एक फाल आगे कोई नहीं बढ़ा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों में वहाँ पे इतनी सैनिक रखी गई है, इतनी नौसेना हम लोग की तगड़ी है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, कोई कौन सा नहीं, इतनी ज़बरदस्त मजबूत वहाँ पे रखी गई हैं कि वहाँ से एक फाल आगे तक सैनिक नहीं, वहाँ के आतंकवादी आगे एक नहीं चल सकते हैं। समझ गए, इतना आगे का मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ से मान लीजिए पीओके है, पीओके से अब इधर एक फाल आगे नहीं बढ़ सकते वहाँ के आतंकवादी। अभी जहीं एक फाल आगे बढ़ते हैं ठोक देते हैं वहाँ के आर्मी। इतना समझिए। जब ब्रिगेडियर उस्मानी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पीओके बहुत ज़्यादा अंदर तक आ गए थे आतंकवादियों ने, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। जब ब्रिगेडियर वहाँ पहुँचे तो वहाँ से खदेड़ते बहुत अंदर तक ले गए। कहाँ तक ले गए, अंदर तक ले गए। उसके बावजूद भी वहाँ पीओके क्या कर लिए, वो कब्जा कर लिए। वहाँ पर पाकिस्तानी अपन आर्मी उतार दी, जहाँ तक वो कब्जा कर ली। इतना समझ गए। इस कारण आज भी ये जो पीओके का केस है यूएनओ में चलता रहता है। किस में चलता है, यूएनओ में चलता है। किस में चलता है, यूएनओ में चलता है। आतंकवादी जो भी, देखिए यूएनओ में कौन ले गए इस केस को, जब पीओके पर कब्जा कर लिए पाकिस्तानी, तब उस समय सरदार पटेल भी क्या थे, बहुत बड़े वकील थे। नेहरू जी भी क्या थे, बहुत बड़े वकील थे। इन्होंने इस केस को कहाँ लेके चले गए, यूएनओ में लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए, यूएनओ में लेके चले गए। यूएनओ में आज भी एक केस वैसे को वैसे लटका हुआ, अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। आज भी पाकिस्तान कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है। हम लोग को भी कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, ना कि भारत पाकिस्तान से अलग हुआ है। इतना समझ गए कि जो हम लोग का पाकिस्तान है वो हमारे ही देश का हिस्सा है एक तरह से। उसको हमको चाहिए, जैसे पाकिस्तान कहता है कि नहीं कश्मीर मेरा है, तो उस तरह हम लोग को भी कहना चाहिए कि भारत को भी कहना चाहिए कि नहीं, जब कश्मीर तुम्हारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर जब तुम्हारा है, तो भारत को कहना चाहिए तो पाकिस्तान
हमारा है। ऐसा हुआ था, आपको आगे बताएंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी एक बार गए थे पाकिस्तान में। तो इतना समझ गए। चलिए, तो जब हरि सिंह कहाँ पहुँचे, सरदार पटेल पहुँचे, तो वहाँ पर आपको क्या कर लिए, विलय पत्र पर सिग्नेचर करा लिए। कौन करा लिए, सरदार पटेल ने। और जब एक बार विलय पत्र पर सिग्नेचर हो गया तो वो यूनियन में आ गया, संघ में आ गया। संघ में आने के बाद सरदार पटेल ने क्या किए, वहाँ पे सैनिक उतारे। उस समय के ब्रिगेडियर कौन थे, उस्मानी। वहाँ के खदेड़ दिए सभी आतंकवादियों को, आतंकवादी सब भाग गए। तो इस तरह किसको मिला लिया गया भारत में, जम्मू कश्मीर को। कैसे मिला लिया गया, जम्मू कश्मीर को। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में पहले तो कितने मिल गए थे, 549 हमारे देश में मिल ही गए थे, और 3 ये मिल गए, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। कितने हो गए, 549, इसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 552। तो ये भारत में कुल कितने हो गए, 552 देशी रियासतें भारत में इकट्ठा कर लिया गया। अब आगे समझते हैं, चलिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिक्कत हुई। अगर आप संविधान को एकदम अच्छे से और गंभीरता से पढ़ते हैं तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। चलिए, जब हमारे देश में ब्रिटिश थे तो उस समय ब्रिटिश 4 कैटेगरी में, 4 हिस्सों में बांट चुके थे। देखिए, जैसे मान जो कई ग्रुप था, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। जो ए ग्रुप थे वहाँ के ब्रिटिश शासक करते थे। कौन करते थे शासक, ब्रिटिश शासक करते थे, ब्रिटिश शासक करते थे। जो बी ग्रुप थे उसमें प्रिंसली यानी राजा शासक करते थे। कौन करते थे, राजा शासक करते थे। जो ग्रुप सी थे यहाँ पे कमिश्नर, कौन करते थे शासक, कमिश्नर शासक करते थे। कमिश्नर जो ब्रिटिश सरकार के जो कमिश्नर थे वो लोग शासक करते थे। अभी बताएंगे कैसे करते थे। और जो डी था यहाँ पे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूटी यानी अंडमान निकोबार था। कौन था, अंडमान निकोबार। ठीक है। देखिए, जो ब्रिटिश शासक कहाँ करते थे, बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े स्टेटों में शासक करते थे। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक, उसके बाद आपको देखा जाए तो पंजाब। इतने बड़े बड़े जगहों पर कौन शासक करते थे, ब्रिटिश शासक करते थे। और जो ये प्रिंसली का मतलब होता है जो राजा शासक करते थे वो शहरों पर शासक, जैसे कहाँ के शासक, जैसे दिल्ली, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ऐसे ऐसे जगहों पर, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब प्रिंसली शासक करते थे। कौन करते थे, प्रिंसली शासक करते थे। और जो प्रिंसली शासक करते थे, जो राजा शासक करते थे, वो ब्रिटिश के एकदम वफादार थे। क्या थे, ब्रिटिश के एकदम वफादार थे। जैसे वो ब्रिटिश सरकार कहती थी वैसे वो शासक करते थे। जनता का शोषण होता था बहुत ज़्यादा, उस समय बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी। इतना आप समझ गए। उसके बाद तीसरे में क्या है, कमिश्नर मतलब इसमें जो बड़े बड़े शहर थे, जैसे भोपाल, भोपाल, अजमेर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो सिटी थे, शहर, वहाँ पे कौन शासक करते थे, कमिश्नर। ये कमिश्नर कौन थे, ये ब्रिटिश सरकार के कमिश्नर थे। देखिए यहाँ पे अपना दिमाग कैसे लगाया गया है कि जब 1857 की क्रांति में ब्रिटिश जब कुटाए थे अच्छे से, तो उन्होंने कहा था कि हम भारत पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन औपचारिक रूप से उन्होंने कमिश्नर एक बताया, जिसको उन्होंने कहा कि आप जाइए और जितने बड़े बड़े सिटी हैं, शहर हैं, उस पर कब्जा करके अपना शासन करिए। तो जो ये
कमिश्नर थे, ये किसके भेजे हुए थे? ब्रिटिश के भेजे हुए थे। किसके? ब्रिटिश के भेजे हुए थे। किसके भेजे हुए थे? ब्रिटिश के। जब यहाँ के जनता पूछती थी कि हमारे ऊपर शासक क्यों कर रहे हैं आप, तो ब्रिटिश सरकार कहती थी कि मैं शासक नहीं कर रहा हूँ। कौन शासक कर रहे हैं? कमिश्नर। कौन कर रहे हैं? कमिश्नर, कमीशन। तो इतना आप समझ गए, कमिश्नरली होता है, इतना आप समझ गए। तो आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते जो बड़े बड़े सिटी थे वहाँ में कौन शासक करता था? कमिश्नरली। कौन करता था? और यूटी में तो अकेले अंडमान निकोबार आता था, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ गए। अब देख लेते हैं अब आयोग के बारे में। जब पूरी तरह से ये शासक ऐसे बन गया ABCD, ऐसे पूरे भारत को एक तरह से क्या कर दिया गया था? ABC और D में बांटा गया था। 5 स्वदेशी रियासतें मिला दिया गया था, एकीकरण कर दिया गया था। उसके बाद ABCD में उसको बांट दिया गया था। जब ABCD में उसको बांट दिया गया था तो दक्षिण भारत के लोगों ने इसको इनकार कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने आंदोलन कर दिया कि मुझे भाषाई आधार पर राज्यों का क्या करना है? बंटवारा करना है। क्या करना है? बंटवारा करना है। उसको देखिए कैसे है। भाषाई राज्य पर बंटवारा। दक्षिण भारत से क्या हो गया? दक्षिण भारत से आवाज़ उठने लगी, आवाज़ उठने लगी, आंदोलन हो गया कि मुझे दक्षिण क्या चाहिए? भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए? राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। इस पर एक आयोग लाया गया। क्या लाया गया? एक आयोग लाया गया जिसका नाम था यस्के धर आयोग। क्या नाम था? यस्के धर आयोग। ये कब लाया गया था? ये जून 1948 में लाया गया। कब लाया गया? जून 1948 में लाया गया। जब ये जून 1948 में यस्के धर आयोग लाया गया तो जब ये आयोग ने देखा कि भाषा हमारे राज्यों में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। कोई 10 घर है, जो मान लीजिए कोई 10 गांव है वो अलग भाषा बोलती हैं, कोई 20 गांव है वो अलग भाषा बोलती हैं। तो इस तरह इन्होंने कहा कि अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा करेंगे तो इस तरह 552 रियासतों से भी ज़्यादा टूट जाएगा हमारा भारत, टुकड़े में हो जाएगा। जिस कारण इन्होंने इनकार कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा, भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा सही नहीं है। इन्होंने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो आंदोलन और तेजी से बढ़ने लगा भारत में, और कहीं कहीं झगड़ा होने लगा, दंगा फसाद होने लगा, आंदोलन और तेजी से बढ़ने लगा। तो दिसंबर 1948 में क्या? दिसंबर 1948 में एक और समिति लाई गई जिसका नाम है JVP। क्या नाम है? JVP समिति। क्या? कौन समिति लाई गई? JVP समिति। इसमें 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य कौन कौन थे? पहले सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सदस्य थे सरदार पटेल। और तीसरे जो सदस्य थे वो थे सीतारमैया। कौन थी? सीतारमैया। ये 3 VP समिति के सदस्य थे। इनको भी कौन सी भाषाई आधार पर चुना गया था। ये भी भाषाई आधार पर एक आयोग बनाया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों क्या किया जाए? बंटवारा किया जाए। लेकिन जब इन्होंने भी विचार किया तो इनको भी यही लगा कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसी बीच 1952 में, किसमें? 1952 में दक्षिण भारत में इतना तेज़ी से आंदोलन शुरू हो गया, इतना तेज आंदोलन शुरू हो गया कि हद हिसाब है। क्योंकि 1952 में एक दक्षिण भारत के व्यक्ति थे जिनका नाम था पेट्टी श्रीरामुलु। क्या था? पेट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गया। ये चाहते थे, ये अपने डटे हुए थे और ये चाहते थे कि हमारे
जो मद्रास है मद्रास है उसको भाषाई आधार पर बांटा जाए, क्योंकि कुछ नीचे वाला एरिया में जो तमिलनाडु था उसको तमिल बोलते थे लोग, जो ऊपर वाले एरिया जहाँ तेलुगु बोलते थे उसको आंध्र प्रदेश बनाया गया। देखिए कैसे बनाया गया। जो इन्होंने क्या कर लिए, एक व्यक्ति थे जो 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर कितने दिन तक बैठे? 56 दिनों तक। 56 दिनों तक इन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो दक्षिण भारत मद्रास में, दक्षिण भारत हर एरिया में, हर क्षेत्र में दंगा स्टार्ट हो गया। आंदोलन बहुत चरम सीमा पहुंच गया। बहुत तेज़ी से दंगा फसाद मारकाट शुरू हो गया। तो पंडित नेहरू ने सोचा कि जिस व्यक्ति को, जिस देश को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं उसी देश में अगर ऐसा हो तो वो सही नहीं है, उचित नहीं है। तो उन्होंने सोचा चलिए हम लोग भाषाई आधार पर मद्रास से क्या कर देते हैं? बंटवारा कर देते हैं। तो उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 में क्या किया? 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास के जो ऊपर वाले एरिया है, जैसे देखिए मान लीजिए क्या है, समझने के लिए बता रहे हैं आपको। ये क्या है आपका पूरा यहाँ से यहाँ क्या था? मद्रास था। पूरा यहाँ से जो ये पूरा मद्रास था, क्या था? मद्रास। तो जो ये ऊपर वाला एरिया है, ऊपर एरिया जहाँ तेलुगु बोली जाती थी, क्या बोली जाती थी? तेलुगु भाषा बोली जाती थी, वहाँ पे कर दिया गया आंध्र प्रदेश। क्या कर दिया गया? आंध्र प्रदेश। और जहाँ नीचे तमिल बोली जाती इसको कर दिया गया तमिलनाडु। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो है आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। इतना समझ गए। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित आयोग कौन सा है? तो VSK धार आयोग है। दूसरा आयोग कौन सा है? तो वो है VVP समिति। आपको पता है JVVP समिति, इसमें 3 सदस्य थे। इतना आप समझ गए। आप इसको नोट करते चलिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम द्वारा आपको PDF दे दिया जाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर को क्या कर दिया गया? मद्रास का बंटवारा कर दिया गया 1 अक्टूबर 1953 में। जब मद्रास का बंटवारा हो गया उसके बाद पूरे देश में एक तरह से आंदोलन शुरू हो गया कि हमारा भी देश, जैसे पंजाब में शुरू हो गया। पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र था, कई राज्यों का गठन था, पंजाब बहुत बड़ा था। तो वहाँ पे भाषाई आधार पर क्या था? वो भी आंदोलन किया कि मेरा भी राज्य भाषाई आधार पर बंटना चाहिए। हर जगह से ऐसे आंदोलन शुरू स्टार्ट हो गए भारत में। तो नेहरू जी ने सोचा कि हमने सोचे कि इस बंटवारे के बाद माहौल शांत हो जाएगा, लेकिन और चरम सीमा पर बढ़ गया। तो नेहरू जी ने एक सुप्रीम कोर्ट में क्या किए? सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे CGI, उनसे क्या किए? कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज जो CGI होते हैं, उनसे एक सलाह ली। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? खान बहादुर फजल अली खान। बस आप लोग फजल अली खान याद रखिएगा। खान बहादुर फजल अली खान इनका नाम था। उस समय खुद सुप्रीम कोर्ट में क्या थे? जज थे। इनसे क्यों सलाह लिए? इनसे सलाह लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इन्होंने अपनी एक समिति बनाई, यानी अपने ने एक आयोग बनाया। आयोग का नाम क्या था? फजल अली आयोग। क्या था? फजल अली आयोग। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नाम क्या था उस आयोग का? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। इस आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। कब किया गया? 1953 में। इस आयोग का गठन किया गया 1953 में। किस लिए आयोग का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के लिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया। कब दिया? 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में
इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर बांटना उचित रहेगा राज्यों को। जो देखिए, दो बातों ने इन्होंने कहा कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा हो रहा है उसको तो बांट दिया जाए, और जो क्षेत्रफल के आधार पर बंटवारा होना चाहिए उसको भी क्षेत्रफल के आधार पर भी बांट दिया जाए। इन्होंने दो बातें कही, भाषाई आधार पर और क्षेत्रफल आधार पर। नेहरू जी ने उस चीज़ को स्वीकार कर क्या किया, बांटना शुरू कर दिया राज्यों को। जब राज्यों को बांटना शुरू किया तो कितने राज्य हुए उस समय? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बंटवारा किया गया। इतना आप समझ गए। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि फजल अली आयोग को मानने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि फजल अली आयोग को मानने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया। तो 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको क्या कर लिया गया? संविधान से जोड़ दिया गया, स्वीकृत कर लिया गया। और ये रिपोर्ट कब दी अपना? 1955 में। इसको लागू कब कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 में लागू करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इतना आप समझ गए। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, और बहुत ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि डेट वाइज डेट आपको याद। मान लीजिए क्वेश्चन हमेशा कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन बन जाता है, और जब क्वेश्चन बनता है तो लड़के कन्फ्यूज जाता है। जैसे मैंने इसको पढ़ा, लेकिन बहुत लड़के तो कन्फ्यूज इस बात में रहते हैं कि उन्होंने पढ़ते हैं और जब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन घुमा के पूछे तो वो कन्फ्यूज होकर दूसरा आंसर ट्रिक करके चले आते हैं। तो ऐसे मत करिएगा, आप अच्छे से पढ़िए और ध्यान देकर पढ़िए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को सबसे पहले जब एग्जाम में बैठिए तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, आंसर क्या चाहिए उसका, क्वेश्चन कह क्या रहा है, आंसर कौन होगा, वो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो उसके बाद आप क्लिक करिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन थे? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इसको कब मान्यता मिली संविधान में? 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। इतना आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। ऐसे करते करते भारत में, अब इसके आगे जब 1956 आया तो इसके आगे 1960 में 1960 में क्या किया गया? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। क्या किया गया? महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया, क्योंकि 1960 के पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही में था। 1960 के बाद महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कर दिया गया। उसके बाद 1961 में नागर हवेली और दमन दीव की क्या की गई? बंटवारा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसको एक कर दिया, बंटवारा कर दिया गया, यानी भाषाई आधार पर क्या कर दिया? क्षेत्रफल और भाषाई आधार पर दोनों पर क्या किया है? बंटवारा किया गया। किसमें कहा गया था? फजल अली आयोग। क्या कहे थे फजल अली आयोग के लोग सदस्यों ने कि क्षेत्रफल और भाषाई आधार पर राज्यों को क्या करना चाहिए? बंटवारा कर देना चाहिए। इतना समझ गए। ऐसे करते 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 कितने हमारे देश में राज्य बने। अब आपको एक एक चीज़ हम एक एक राज्यों को बताएं कि इस राज्य को, मान लीजिए 1975 में, किसमें? 1975 में 35वां संविधान 36वां संविधान संशोधन 1935 में सिक्किम को अपने देश में मिला लिया गया। 22वां राज्य बना। क्या 22 राज्य बना? 22वां राज्य बना। तो ऐसे करते करते कितने राज्य हमारे हो गए पूरे देश में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कितने हो गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हमारे देश में हैं। इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। एक समस्या आ गई। समस्या ये थी पंजाब को लेकर। किसको आ गई? पंजाब को लेकर। पंजाब को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्रफल में था। जैसे देखिए, ये आपका नक्शा है, ये अब क्या है? नक्शा है। ये है आपका पंजाब। क्या है? पंजाब। तो यहाँ से लेकर यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके ये क्या था? पंजाब था।
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब एक ही में था। पूरे क्या नाम था? पंजाब था। तो उस समय पंजाब का नाम क्या था? पेशपो। क्या था? पेशपो। क्या था? पेशपो। ये किसका नाम था? पंजाब का पुराना नाम है पेशपो। इतना समझ गए। इसको देखा गया कि बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए लोगों ने यहाँ भी आंदोलन चालू कर दिया कि मेरे भी राज्य क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या किया गया? एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था क्या? शाह आयोग। क्या नाम था? शाह आयोग। क्या नाम था? शाह आयोग। शाह आयोग ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, इस राज्य को बंटवारा एकदम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो शाह आयोग ने 1966 में, किसमें? 1966 में अपना रिपोर्ट दिया। क्या दिया? अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि नहीं, पंजाब की बंटवारा होना अति आवश्यक है, जरूरी है। तो इन्होंने 1966 में जब रिपोर्ट दिया तो वहाँ पे अपना कहे, ये शाह आयोग के जो सदस्य है वो कहे कि जहाँ पर्वत है, हिमालय है, उसको क्या कर दिया जाए? हिमाचल प्रदेश। क्या कर दिया जाए? हिमाचल प्रदेश। जहाँ पर्वत है यानी जो हिमालय है उसको क्या कर दिया जाए? हिमाचल प्रदेश। जहाँ हिंदी बोली जाती है उसको क्या कर दिया जाए? हरियाणा। क्या कर दिया जाए? हरियाणा। और जहाँ पंजाबी बोली जाती है उसको क्या कर दिया जाए? पंजाब। और एक क्षेत्र छोटा सा बच गया जो पंजाब और हरियाणा के मध्य था। पंजाब और हरियाणा के मध्य था। तो इस छोटे से क्षेत्रफल में शाह आयोग के सदस्यों ने कहा कि जो छोटा सा क्षेत्रफल बचा है इसको इन दोनों का क्या कर दिया जाए? राजधानी घोषित कर दिया, यानी चंडीगढ़ बना दिया गया। क्या कर दिया गया? चंडीगढ़ बना दिया गया। चंडीगढ़ बना दिया गया और कहा गया कि इस दो राज्यों का क्या रहेगी? राजधानी रहेगी। लेकिन इस राजधानी पर, इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश पर इन दोनों राज्य का शासन नहीं होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का शासन होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का शासन होगा। इतना आप समझ गए। तो ये था आपका राज्यों का पुनर्गठन। आप अच्छे से पूरे, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से हम आपको समझा दिए। आपको यही बता दिए कौन सा आयोग का कब गठन हुआ, कौन सा आयोग में कितने सदस्य थे, और कौन आयोग कब क्या कैसे राज्यों का गठन किया गया। सर्वप्रथम भाषाई राज्य का गठन राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है। आपको हम PDF द्वारा क्वेश्चन उसमें दे देंगे और एकदम बेहतरीन रूप से आपको अच्छे से PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी बच्चों को दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए कि नहीं सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, तो हम लोग उस कमेंट को पढ़कर उसका रिप्लाई करेंगे और उसका उत्तर देंगे। ठीक है। और एक चीज़ और, बहुत लड़के कह रहे हैं कि सर जी हमको पॉलिटी नहीं समझ में आ रही है, ये हमको याद नहीं हो पा रहा है, याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं। तो बाबू हम आपको कल भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है, कितना भी रट्टा मार लीजिए, वो आपको 1 हफ्ते 10 दिन तक याद ही रहेगा, उसके बाद आप उसको भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप एक कलम और रफ लीजिए और उसको आपको डेली बाय डेली 2 पन्ने 4 पन्ने उस चीज़ को लिखिए। अगर कोई चीज़ आप रिवीजन कर रहे हैं बार बार तो वो आपके माइंडसेट में सेव रहता है। अगर आप उसको छोड़ दिए तो आपका जो माइंडसेट मेमोरी है उसको भूल जाएगा। जब भूल जाएगा तो आपको याद आपको नहीं कर पाएंगे। इतना आप समझ गए। तो आप किसी भी चीज़ को याद करने के लिए क्या करिए? रिवीजन करिए और अच्छे से आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। आप पहले ही भले ही डर जाएंगे कि नहीं मैं इस चीज़ को नहीं कर सकते, तो आप कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले अपने आत्म चीज़ को उत्तेजित करिए, उसके बाद किसी चीज़ को कार्य करिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग आएंगे तो नागरिकता से स्टार्ट करेंगे भाग 2। ये भाग फर्स्ट आपका समाप्त हो गया। कल से हम लोग भाग 2 स्टार्ट करेंगे नागरिकता। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।